हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन, ठीक है, टॉपिक देख लिया था। मतलब हमने वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन का थ्योरी कॉन्सेप्ट सारे नीट बेस्ड एग्जाम पर बेस्ड हमने सब कुछ देख लिया है इनका। अब बात आती है क्वेश्चंस पे। तो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें अगर आपका ये लेक्चर बिल्कुल पूरा देखना भाई। क्यों? क्योंकि अगर ये लेक्चर देख लिया तो वर्क एनर्जी पावर में कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। सारे तरह के क्वेश्चंस इस लेक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से इस लेक्चर को देखना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ रहा है स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक बल F बराबर 5 I कैप प्लस 4 J कैप न्यूटन किसी वस्तु में विस्थापन S बराबर 6 I कैप माइनस 5 J कैप प्लस 3 K कैप उत्पन्न करता है, तो किया गया कार्य ज्ञात करो। नियत बल द्वारा किया गया कार्य। जब हम बात करते हैं नियत बल द्वारा किया गया कार्य, तो बल देखो कितना दे रखा है, 5 कैप प्लस 4 J कैप, और विस्थापन कितना दे रखा है भाई, 6 I कैप माइनस 5 J कैप प्लस 3 K कैप। नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? सिंपल सा, इन दोनों का अदिश गुणनफल हो जाता है ना। कर दो अदिश गुणनफल, कितना हो गया? ये हो गया इतना। डॉट करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा। देखो सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो चाहे कितना भी इजी हो, कितना भी टफ आपके लेवल पे आता हो, सब तरह के क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे नीट की एग्जाम पर बेस्ड। तो कितना आ गया? 30 माइनस 20 बराबर 10 जूल आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे? 10 जूल आंसर यहां पे आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। चलो सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग, ठीक है। चलो देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कण का स्थिति, एक स्थिति R1 जो भी दिया हुआ है मीटर से स्थिति R2 तक चलता है, किस बल के प्रभाव में? इस बल के प्रभाव में। तो किया गया कार्य क्या? अब वो सीधा से नहीं बोल रहा विस्थापन, अब बोल रहा है कि R1 3 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 6 K कैप से R2 कितना है बेटा? 14 I कैप प्लस 13 J कैप प्लस 9 K कैप किस बल के प्रभाव में चलता है? 4 I कैप प्लस J कैप प्लस 3 K कैप के बल के प्रभाव में चलता है। क्या होगा आंसर? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? विस्थापन निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो विस्थापन कैसे निकालेंगे। विस्थापन यहां से यहां तक चलता है, वो मतलब R1 से R2 तक चलता है। ये कौन सा वेक्टर हो गया? R21 हो गया ना। ये R2, ये R1। तो बताओ क्या हो गया विस्थापन? विस्थापन हो गया R21 R2 माइनस R1 ये आ गया विस्थापन सदिश, ठीक है ना। R2 माइनस R1 कर दो, 14 माइनस 3 11 I कैप, 13 माइनस 2 11 J कैप, 9 माइनस माइनस 6 15 K कैप। अब इसको डॉट कर दो F के साथ, ये रहा F, ये रहा विस्थापन। 11 गुणा 4 44 प्लस 11 गुणा 1 11, 15 गुणा 3 45। कितना आ गया? ये आ गया अपने पास 45 45 90 90 और 10 100 जूल किया गया कार्य। तो ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ है ना। तो ध्यान रखना, इसमें आप गलती क्या करोगे बेटा, इसमें आप अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन R1 से R2 तक विस्थापित हो जाता है। आप R1 R2 मतलब ये मत निकाल लेना, ये गलती आप करोगे यहां पे। अगर करोगे तो क्या गलती करोगे आप? R21 विस्थापन की जगह R12 मत कैलकुलेट करना। यही एक गलती अगर आप करोगे तो करोगे, नहीं तो कोई गलती यहां पे आपसे नहीं होगी। चलो ठीक है, जल्दीबाजी में, वो भी ऐसे अच्छे बच्चे ध्यान से पढ़ोगे तो गलती तो होगी ही नहीं। देखो तीसरा क्वेश्चन,
ठीक है, मैंने कहा हर टाइप के क्वेश्चंस मैं यहां पे करवाऊंगा जहां आप मिस्टेक करते हो, जहां आप मिस्टेक करते हो वो सभी टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सिर पर, ठीक है, 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलोग्राम के भार के साथ प्रत्येक 0.25 मीटर ऊंचाई की 20 सीढ़ियां चढ़ता है। ऊपर चढ़ने में किया गया कार्य बताओ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, देखो अब किसके द्वारा किया गया कार्य कुछ नहीं बोल रहा, तो ऑफकोर्स ही बात है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ किया गया कार्य होगा, हाँ है ना, उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, अब वो देखो, अब यहां पे और कुछ नहीं दे रखा मुझे, यहां पे मुझे क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है यहां पे ऐसी चीज, ठीक है। सिंपल सा बोल रहा है 50 केजी का एक व्यक्ति है, अपने सर पर 20 किलोग्राम का भार रखता है और प्रत्येक सीढ़ी 0.25 मीटर की विस्थापित होता है, 20 सीढ़ियां चढ़ता है। तो ऊपर चढ़ने में किया गया कार्य बताओ किसके द्वारा, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो जब ये चीजें हमें नहीं दी हुई हो तो हम ये समझेंगे कि व्यक्ति के द्वारा, और किसके खिलाफ, गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो चलो, अब ये नियत वेग से ऊपर चढ़ रहा है, ध्यान से सुनो, नियत वेग से ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब नियत वेग से ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उतना ही बल लगाएगा जितना बल गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है। मतलब केवल और केवल mg के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर लो, वो भी पॉजिटिव वाला। तो कितना आ गया देखो, mgh कुल किया गया कार्य। अब m का मान, व्यक्ति का भार है 50 केजी और उसका किसका भार अपने सिर पर 20 केजी, टोटल कितना हो गया 70 केजी, गुणा g की वैल्यू ले लो 10, h ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर की सीढ़ी है एक, और 20 सीढ़ियां चलता है, मतलब 20 गुणा 0.25, ये आंसर आ गया। आप यहां गलती मत कर बैठना कि किसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, किसके खिलाफ, गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ, ठीक है। कहीं यहां पे 70 की जगह केवल 20 रख लो, व्यक्ति अपने भार को भी तो ऊपर लेके जा रहा है, या उसको कोई पकड़ के दूसरा लेके जा रहा है ऊपर है, नहीं, अपने आप को भी ऊपर लेके जा रहा है वो, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो इसको जब मैं सॉल्व किया तो ये कितना हो गया भाई, यहां पे ध्यान से देखो, 2 0 ये हट गया, 25 गुणा 2 50 गुणा 10 500, 500 गुणा 7 लगभग 3500 आंसर। ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, ध्यान से देखो, ऑप्शन में अवेलेबल है 3430, तो जी को 9.8 लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है आपको, गलती नहीं करना, हर चीज को बड़े आराम से समझो, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, वापस से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, पूरा लेक्चर देखना ध्यान से, ठीक है। 6 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु में किसी बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन S बराबर, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, आपको गड़बड़ कर दोगे यहां पे। विस्थापन T/4 मीटर से प्रदर्शित है, जहां T समय है, 2 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य। विस्थापन दे रहा है क्या, हाँ या ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं इसमें क्वेश्चंस को कार्य क्या होता है, F.ds होता है, इसका इंटीग्रेशन, हाँ है ना, लेकिन यहां S तो T का फलन है, यदि S वेरिएबल आ जाए तो कैसे करेंगे, मुझे क्या रखना है, ds रखना है बेटा। तो यहां पे ds की वैल्यू कितनी हो गई, अवकलन कर दिया मैंने इसको, तो 2t/4 dt ये हो गई, लेकिन f को भी तो रखना है, f बराबर ma होता है। तो देखो यहां से v आ गया, ds/dt इज v, t/2, तो a एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, t 1/2। नाउ f का मान कितना हो गया, m गुणा a, m का मान 6 kg गुणा 1/2 मतलब 3, रख दो, सारी वैल्यूज आ गई यहां पे, ध्यान से देखो। तो किया गया कार्य F 3 गुणा ds ये रहा, T/2
डी टी, और कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकंड तक, तो 3/2 टी स्क्वायर बटे 2, 0 से 2 मतलब ये आंसर आ गया 4/2, 3 जूल। ठीक है क्या, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना? ठीक समझ में आ गया। दूसरा एक और तरीका है, ये तो हो गया ठीक ठाक सा तरीका, और दूसरा तरीका देखो, बल गुणा विस्थापन ही तो कार्य होता है बेटा। विस्थापन निकाल लो 2 सेकंड में, विस्थापन कितना आ गया 2 सेकंड में, 1 जूल, और बल कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो दोनों तरीके बता दिए मैंने, ध्यान रखना। क्यों, कई बार क्या होता है, ये वाला तरीका नहीं लगता है, कई बार आप फंस जाते हो, अरे सर यहां तो विस्थापन कैसे निकालूं, ऐसे निकालो, यहां तो विस्थापन समय का फलन आ गया, कैसे निकालूंगा कार्य, ऐसे निकालो। ठीक है ना, अरे बोलो, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, एक ठीक है, मैं क्वेश्चंस यहां पे स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप भी सॉल्व करते रहो भाई, धीरे धीरे आप भी आंसर निकालते रहो, कॉपी पेन लेके बैठो फटाफट से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो क्या है। किसी वस्तु पर एक क्षैतिज से थीटा कोण पर 5 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है, जो इसे क्षैतिज 0.4 मीटर विस्थापित कर देता है। यदि वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो बल का क्षैतिज घटक, अरे तो ये वस्तु है और वस्तु पर माना एक बल लगाया गया 5 न्यूटन का थीटा परे, और बल ने वस्तु को 0.4 मीटर से विस्थापित कर दिया। जब ये 0.4 मीटर से विस्थापित करता है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा V कितना, 1 जूल है, हाँ है ना? तो जो कार्य करेगा बल, वही तो ऊर्जा में परिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कार्य कितना आ गया, 5 cos थीटा गुणा 0.4, यही तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। और ऊर्जा कितनी है, 1। वेग ज्ञात करना है बेटा, गतिज ऊर्जा दे रखी है 1 जूल, वेग ज्ञात करना है, हाँ या ना? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अपने पास 5 cos थीटा बराबर कितना आ गया, 1/0.4। अब देखो क्या ज्ञात करना है, वेग नहीं ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है, बल का क्षैतिज आ गया 2.5, बल का क्षैतिज घटक ज्ञात करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, मैं क्या बताता हूं, बहुत ही छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखो। एक इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। एम द्रव्यमान के एक पिंड को अचर त्वरण G/4 से रस्सी द्वारा D दूरी तक, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान के एक पिंड को एक अचर त्वरण G/4 से एक रस्सी द्वारा D दूरी तक ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाता है। इस पिंड पर रस्सी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये रस्सी है और ये एम द्रव्यमान का है, ये नीचे जा रहा है G/4, कितनी, D दूरी तक। तो पहले तो टेंशन ज्ञात कर लूंगा मैं, टेंशन कितनी आ जाएगी, mg - t बराबर mg/4, m गुणा ए, तो कितना आ गया, ये आ गया 3mg/4। तो किया गया कार्य कितना हो गया भाई, ऊपर टेंशन नीचे विस्थापन, T गुणा विस्थापन लेकिन माइनस का, -3mg/4 गुणा D। इस टाइप के क्वेश्चन में आप मिस्टेक करते हो, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन अब लिया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक करते हो। क्या मिस्टेक करते हो, आप फटाफट से लिख देते हो T - mg बराबर ma, यहां पे
ध्यान से देखो किस तरफ गति कर रहा है, तो गति नीचे कर रहा है तो कुल बल तो नीचे आएगा ना, ऊपर क्यों लिखूंगा मैं? ये इक्वेशन गलत है, ये वाली गलती आप लोग कर देते हो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल से हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन जहां पे आप हमेशा गलती करोगे। दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक K1 और K2 है, ध्यान से रखें K1 का मान ज्यादा है K2 से। यदि एक समान बल से खींची जाती है तो दोनों स्प्रिंगों में कोई कार्य नहीं होता, बिल्कुल गलत है। दोनों स्प्रिंग में समान कार्य होता है, जब K अलग है तो अलग अलग होगा कार्य। दूसरी स्प्रिंग में अधिक, पहली स्प्रिंग में अधिक, किस में अधिक होता है? किया गया कार्य कितना होता है? हाफ kx²। और जब समान बल से खींची जाती है तो F बराबर kx लिख सकता हूं मैं, तो यहां से हाफ kx का मान लिख दिया F² बटे k²। कितना आ गया बेटा? हाफ F² बटे k। जिसका k कम होगा उसका कार्य ज्यादा होगा। k किसका कम है? दूसरी स्प्रिंग का कम है, तो कार्य किसका ज्यादा हुआ? दूसरी स्प्रिंग का ज्यादा हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना, गलती करते हो आप इसको फॉलो करते हो। W बराबर हाफ kx²। अरे ठीक है, मान गए आपकी बात, लेकिन x क्या है यहां पे? जब दोनों में समान बल लगाएंगे और बल नियतांक अलग अलग होगा तो इसका मतलब x भी तो अलग अलग होगा ना। और जब x अलग होगा तो मैं इसको कंपेयर कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। सब तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, सब तरह के, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बचेगा। फटाफट से हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो क्या है। ये रहा, किसी स्प्रिंग की लंबाई 40 mm है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, एक और करवाऊंगा, ऐसा गलती करोगे बिल्कुल। किसी स्प्रिंग की लंबाई 40 mm है, 10 न्यूटन का बल लगाने से इसकी लंबाई 1 mm बढ़ जाती है। स्प्रिंग को 40 mm खींचने में किया गया कार्य कितना होगा? ध्यान से देखो, 10 न्यूटन का बल लगाने से इसकी लंबाई 1 mm बढ़ जाती है। ये क्या आएगा? क्या ये 10 mm का बल लगाने से इसकी लंबाई 1 mm बढ़ जाती है, क्या यहां से किया जाएगा? F बराबर kx। 10 mm का बल लगा, सॉरी कितना बोल, 10 न्यूटन में के 1 mm बढ़ जाती है, इसका मतलब k का मान कितना आ गया? 10,000 न्यूटन पर मीटर। ये आ गया k। स्प्रिंग को 40 mm खींचने में किया गया कार्य कितना होता है? हाफ kx²। हाफ गुणा 10 गुणा 10 की घात 3 x²। 40 mm, 40 का स्क्वायर 1600 गुणा mm का स्क्वायर 10 की घात -6। तो देखो 10 की घात 3, 4, 5, 6, 8 जूल। कितना सिंपल सा सवाल है, हाँ है ना? बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सरल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी सब तरह के आएंगे सवाल। स्प्रिंग में दिक्कत होती है, इसीलिए एक सिंपल सा स्प्रिंग का रखा है। अब देखना स्प्रिंग के भी आप ऐसे सवाल आएंगे जो गलत करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 0.1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1000 न्यूटन प्रति मीटर बल नियतांक वाली स्प्रिंग से टकराती है। स्प्रिंग का एक सिरा स्थिर है, स्प्रिंग को संपीड़ित कर स्थिर हो जाती है। स्प्रिंग का संपीड़न कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, जितनी स्प्रिंग से जब वो टकराएगी, या तो आप सिंपल सा लॉजिक लगा लो, निकार्य ऊर्जा प्रमेय लगा लो। ये है देखो v वेग से इसकी गतिज ऊर्जा जैसे वो टकराएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगेगी। मैक्सिमम संपीड़न कितना होगा? जब पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी? हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा कितनी? हाफ kx²।
या फिर यूं करो, वर्क कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दो, कुल किया गया कार्य स्प्रिंग को संपीड़ित करेगी x से, तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य -12kx²। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा 0, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 12mv²। तो कुछ भी आप अप्लाई करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो कितना दे रखा है, हाफ से हाफ गया, m की वैल्यू कितनी है 0.1, 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है। k का मान 1000 था और x का मान कितना ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये 2 जीरो गए, x² बराबर 0.01 आ गया, x बराबर 0.1 मीटर, करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट, तो कैसे भी आप अप्लाई कर दो। हाँ, मैं ये कहूंगा कि ये तरीका ज्यादा अप्लाई करो, फालतू में दूसरी स्टेप लिखनी पड़ेगी, माइनस माइनस काट काट के। क्या करो कि गतिज ऊर्जा जो भी है वो सारी की सारी किसमें बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। बस अप्लाई कर दिया, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर दो। स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखो, उधर लिखा हुआ, जब 1 केजी द्रव्यमान को 50 सेंटीमीटर की लंबाई की स्प्रिंग से लटकाया जाता है तो स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर खींच जाती है। वापस क्या आ गया, ये तो क्लियर है। यदि द्रव्यमान को तब तक नीचे खींचा जाए जब तक कि स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर लंबी ना हो जाए, तो इस स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा कितनी होगी। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल। F बराबर kx, पहले तो किया जाएगा। F का मान देखो कितना है, कितना 10 नीचे की ओर लटकाया जा रहा है, F मतलब mg लगेगा 10, mg 10, k आ गया 2 सेंटीमीटर खींच गई, k बराबर कितना आ गया बेटा 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अभी कन्वर्ट मत करो क्योंकि सेंटीमीटर में लंबाई दी हुई है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा किया गया कार्य कितना, हाफ के x², कितना है हाफ के 5, ठीक है। और x² की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया, पहले 60 सेंटीमीटर तक लंबी ना हो जाए, खींच रहे उसको, द्रव्यमान को नीचे तब तक खींचा जाता है तब तक कि स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर ना हो जाए। अब मुझे ये बताओ, बस यही चीज ध्यान से सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। इसको मैंने द्रव्यमान से लटका करके छोड़ा, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आया, ये कितना आया 2 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने खींचा जब तक कि इसकी लंबाई कितनी ना हो जाए 60 सेंटीमीटर। इतना डायग्राम नहीं बना रहा है, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं बस खाली। जब तक इसकी लंबाई कितनी ना हो जाए, ये 60 सेंटीमीटर हो गई, ये 50 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ ये x कितना लूंगा मैं, ये 52 है, क्या x ये आएगा क्या, है ना? नहीं, x होता है प्राकृतिक लंबाई से अंतर। मतलब x क्या हो गया बेटा 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर, 10 गुणा 10। देखो 1 सेंटीमीटर तो ये कट गया, लेकिन 1 नहीं कटा, ये रख दिया मैंने 5। ये कितना हो गया बेटा 25, 250 गुणा 10 की घात -2 बराबर 2.5 जूल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद करने के लिए, ध्यान रखें इस बात को। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन को तो दिक्कत होती है आपको कि ये x का मान क्या रखे। याद करो, एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, यदि अब देखो वही एक चीज और मैं इसमें एडिशनल बता रहा हूं। एडिशनल क्या चीज, यदि वो a से b तक खींचने में
किया गया कार्य ये पूछ लेता तो आप क्या अप्लाई करते हैं? हाफ के x2 मतलब ये 10 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x1 मतलब ये 2 का स्क्वायर, ये आंसर आता। और 100% 90% स्टूडेंट बेटा ये मान के चलो इसको गलत करके आते, ये चीज जो थी ये गलत करके आते 90%, मैं बोल रहा हूं गारंटी के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट कहां गलती करता है, इसीलिए हम उस पर ज्यादा जोर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, काम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई बिल्कुल अच्छे से। अगला तो ये था 10वां प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, लेकिन अपने आप में बहुत, मैं बता रहा हूं आपको, मैं 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 21 क्वेश्चंस करवाऊंगा वर्क एनर्जी पावर पे, और इन 21 को आपने सॉल्व कर लिया तो ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आ गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से देख लो। एक कण सरल रेखीय पथ पर गतिशील है जिसका मंदन विस्थापन के समानुपाती है। इसके विस्थापन x में होने वाली गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी। क्या बोल रहा है? मंदन किसके समानुपाती है? विस्थापन के। मंदन का मतलब नेगेटिव में, विस्थापन के समानुपाती है। a बराबर माइनस kx। तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कैसे निकालूंगा? गतिज ऊर्जा इसको a, जब x का फलन होता है तो a को मैं क्या लिखता हूं? v dv बटे dx माइनस kx। ठीक है ना, ये माइनस को हटा लेता हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, माइनस को हटा लेता हूं मैं। ये लो, मैग्नीट्यूड लगा देता हूं, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगी। चलो v dv बराबर माइनस तो हटा दिया, kx dx इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया v स्क्वायर बटे 2 बराबर यहां आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या m से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, गतिज ऊर्जा बन गई k समानुपाती एक्स स्क्वायर। लेकिन इतना नहीं करना मुझे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये चीज नहीं करनी है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? हमने वर्क एनर्जी में ध्यान से देखो, स्प्रिंग फोर्स, ये चीजें छोटी छोटे पॉइंट याद रखने हैं ताकि क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व कर पाए। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो ये होता है, मतलब A समानुपाती x होता है स्प्रिंग फोर्स में। हाँ या ना, यही होता है कि स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स में जब ये बात आती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है? स्थितिज ऊर्जा जो आती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर आती है, और यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। हाँ या ना, यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। हाँ या ना, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हो गया? गतिज ऊर्जा एक्स स्क्वायर के समानुपाती। हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, लिखो, पानी पी लेता हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, लेक्चर पूरा देखना बच्चों, सारे सॉल्व हो जाएंगे सवाल। क्वेश्चन सारे ऐसे आपको छाटे हैं कि सारे सवाल आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर रहे थे 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड। ठीक है, चलो देखो,
इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, क्योंकि वर्क एनर्जी का ही एक पार्ट होता है, मान के चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चित्र में दर्शाए अनुसार घर्षण रहित पथ ABCDE का अंतिम भाग वृत्तीय लूप बनता है जिसकी त्रिज्या r है। यदि बिंदु A की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की अधिकतम त्रिज्या r क्या होगी जिससे बिंदु A को छोड़ा गया एक पिंड फिसलकर वृत्ताकार लूप का चक्कर लगा ले। अब देखो बच्चों, कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे, कई नहीं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक सॉल्व करते हैं, फिर यहां पे सॉल्व करते हैं। नहीं, हमें पता है कि ये वृत्ताकार लूप पूरा करेगा जब इसका वेग यहां पे कितना होगा, इतना, और ये h आपको दे रखा है कितना, इतना, तो यहां से यहां तक आप लगा दो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है मैकेनिकल लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है वर्क लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ है ना, अरे ठीक है ना, बात समझ में आई ना। नेक्स्ट, तो कितना हो गया, mgh हाफ mv², डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, तो m से तो m काट दो और g इंटू h, g का मतलब 10, h 5 हाफ इंटू v², 5gr, अगेन 5g कैंसिल, r बराबर कितना आ गया बेटा, 2 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इतना ज्यादा टफ है ही नहीं कुछ करने का, इसमें क्वेश्चन में इतना टफ कुछ है ही नहीं करने का, है ना। लेकिन फिर भी मैं क्यों इंक्लूड किया हूं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बच्चे जो हैं टाइम लगाते हैं। मैंने कहा बच्चे यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक सॉल्व करते हैं। अरे जब हमने वृत्ताकार गति पढ़ ली है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति हमने पढ़ ली है, तो हमें पता है यहां से यहां तक लगाओ ना डायरेक्ट, और डायरेक्ट इक्वेशन लिखो एक स्टेप के लिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 13th, क्वेश्चन नंबर 13th, ध्यान से देखो 13th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13th देखो भाई क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13th, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 22% बढ़ा दी जाए तो उसके संवेग में कितनी वृद्धि होगी। संवेग और गतिज ऊर्जा के इस क्वेश्चन के को बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्यों? मेरे पास इतने सारे डाउट्स आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की परसेंटेज बच्चों को दिक्कत होती है निकालने में। तो देखो एक तरीका मैं बताता हूं आपको, जब भी इस टाइप का परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो, गतिज ऊर्जा 22% बढ़ा दी गई है, ठीक है, तो सबसे पहले तो संबंध लिखो इनमें कितना है। P बराबर क्या हमारे पास ये संबंध है 2m के, है ना, बात समझ में आई। तो P इनिशियल इतना हो गया, P फाइनल, P डैश ये कितना हो गया 2m k डैश। अब k डैश बोल रहा हूं 22% बढ़ा दी गई। सोचो किसी के पास 1 रुपया था, 22% वृद्धि हो गई, कितना 22 पैसे बढ़ गए क्या, मतलब 1.22 रुपए हो गए क्या। तो वही तो मैं बोल रहा हूं यहां पे 2m 1.22 के, दोनों को भाग दे दिया P डैश बटे P, 1.22 आ गया अंडर रूट का, 1.22 2 जनरली 1.22, 11 का स्क्वायर करो 121, तो लगभग ये 1.1 है। अब देखो मेरे पास ये चीज आ गई, यहां से आपको कैसे निकालना होगा, ध्यान से सुनो। बच्चे ये भी निकाल लेते हैं, लेकिन फिर बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं। नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे ये चीज देखते ही आपको बता देना है। P डैश बराबर, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, P प्लस 0.1 P, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसको देखते लिखना है, इसमें से एक घटा लो,
जब भी इस तरह का कोई समीकरण मेरे पास आ जाए, इस तरह का, हमेशा इस संख्या में से एक घटा लो, एक घटा के जितना बच रहा है उसको 100 से गुणा कर दो। 0.1 गुणा 100 10%, आंसर आ गया। दूसरा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। इसमें पहला 22%, 44%, 10%, 300%। क्या ये फॉर्मूला देख करके आपको लग रहा है सॉल्व करना की आवश्यकता है? मुझे ये वाला सूत्र देख करके लग रहा है सॉल्व करने की आवश्यकता है? भाई जितनी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है संवेग में उससे कम ही होगा, हाँ है ना? जितना परिवर्तन गतिज ऊर्जा में हुआ है संवेग में उससे कम ही होगा। क्यों? अंडर रूट में आ रहा है यार। तो क्या ये सूत्र देख करके लग सकता है कि इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं। ऑप्शन देखो, 22% से कम एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 10%। तो बेटा चालाकी लगाओ, यूज करो अपना ब्रेन फुलेस्ट, बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको ब्रेन को यूज करोगे ना तो फिजिक्स का सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मांगते हो ना बेटा, 40 मिनट में सॉल्व करके पटक दोगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल प्रॉब्लम थी, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चे पूछते हैं, दैट इज द रीजन मैंने ये वाली प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड की है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, v वेग से गतिशील, v वेग से गतिशील एक द्रव्यमान, v वेग से गतिशील एक द्रव्यमान का एक गोला रेत के लटके हुए बोरे में घुसकर रुक जाता है। यदि बोरे का द्रव्यमान m है, वह h ऊंचाई तक उठता है, तो गोले का वेग कितना था? वापस वही कार्य ऊर्जा प्रमेय या आंतरिक या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये देखो, ये लटका हुआ एक बोरा है जिसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति करता हुआ m द्रव्यमान का वस्तु यहां पे आके फंस जाती है। ये v0 वेग से ऊपर की तरफ जाता है और माना यहां तक ऊपर जाके आता है, तो इसका द्रव्यमान हो गया m प्लस m और ये ऊंचाई हो गई h। हाँ है ना? सही है, बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल क्लियर। और आप बोलो, पहले तो यहां पे संवेग संरक्षण लगा दिया मैंने, कितना? संवेग संरक्षण से आया एम वी बराबर m प्लस m गुणा v0। तो v0 का मान यहां आ गया m बटा m प्लस m इंटू v। ये v0 आ गया मेरे पास, ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब देखो यहां पे इसकी गतिज ऊर्जा है और ये mgh ऊपर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो सिंपल सा मैं कितना लिख दूंगा, mgh स्थितिज ऊर्जा में बदल गई, कौन? हाफ m प्लस m गुणा m की जगह भी तो वही आएगा ना, m प्लस m गुणा v0 का स्क्वायर। ये तो हटा दो, v0 स्क्वायर मुझे वेग याद करना है, g गुणा h 2 v0 स्क्वायर की जगह मैं ये रखता हूं तो कितना आता है? इतना। तो v का मान कितना? √2gh, तो ये गुणा m प्लस m बटे m, ये आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस स्टेप में कहने का मतलब ये है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि ये जो स्टेप है उसमें आपको टाइम नहीं लगाना, आपको सिंपल सा सोचना है कि गतिज ऊर्जा कितनी है? इतनी, और ये गतिज ऊर्जा किस में रूपांतरित हो गई? स्थितिज ऊर्जा में। तो डायरेक्टली लिख दो हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh। ठीक है, ये तो चीज मैंने बता रखी है आपको, बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर? सही है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 चला दो भाई स्क्रीन पे।
क्वेश्चन नंबर 15 चला दो, स्क्रीन पे चला दो, बिल्कुल चला दिया। क्वेश्चन नंबर 15, अरे मेरे पास कहां गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप 2 से 3 स्टेप खराब कर देते हो अपनी, और 2 से 3 मिनट टाइम भी खराब करते हो, ठीक है। हाँ, सरल लोलक की मध्यमान स्थिति में वेग क्या होगा, दिए 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठता है। ये है 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठ गया, माना इसका वेग क्या था, v था। तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, क्या लगाओगे, हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, एम जी एच में बदल गई। हाफ वी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2gh, सॉरी v बराबर अंडर रूट 2gh, तो 2 इंटू 10 इंटू h 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10⁻²। v बराबर है अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया। और अंडर रूट 2 कितना होता है, 1.4 होता है। बेटा यहां पे 2 से 3 स्टेप, 2 एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखनी है, वरना आप क्या करोगे, सर हम यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2। U1 हो गया इसका 0 प्लस K1 हो गया हाफ mv स्क्वायर बराबर U2 हो गया इसका mgh, K2 हो गया इसका 0। अब लिखोगे ये, अरे तो 1 मिनट खराब क्यों कर रहे हो अपनी, नहीं करनी है, ध्यान रखें इस बात का। इसीलिए मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूं, खासतौर पर कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। गतिज ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो रही है, गतिज ऊर्जा में। बस इतना सा ध्यान रखो, एक ही स्टेप लिखो और आंसर कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कितना हो गया, कितना क्या कैसे हो गया, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके हिसाब से, जल्दी से पढ़ो, इसको सॉल्व करो। 75% दक्षता वाली किसी मशीन द्वारा 1 kg द्रव्यमान को किसी एक निश्चित ऊंचाई तक उठाने में 12 जूल का कार्य, 12 जूल उपयोग होती है ऊर्जा, तथा फिर इस ऊंचाई से गिरने दिया जाता है। इसके गिरने पर अंतिम बिंदु का वेग क्या होगा। भाई क्या बोल रहे हैं, दक्षता कितनी है, 75%, और मशीन 1 kg द्रव्यमान को ऊपर तक उठाती है, और मशीन द्वारा उपयोग ऊर्जा कितनी है, 12 जूल। जब 12 जूल वो इनपुट जा रहा है तो आउटपुट तो कम ही आएगा ना, 75% दक्षता है, तो 12 जूल का 75%, 3/4 9 जूल। 9 जूल उपयोग में आया, और 9 जूल उपयोग कर करके कितना ऊपर उड़ गया, इतना ऊपर, हाँ है ना। 9 जूल उपयोग करके कितना ऊपर उड़ गया, इतना ऊपर उड़ गया, ठीक है। फिर इसे इसी ऊंचाई से गिरने दिया जाता है, तो इसी ऊंचाई से गिरने दिया जाता है। इसके गिरने पर अंतिम बिंदु का वेग क्या होगा, तो देखो ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर चली गई, ध्यान से देखो। m का मान है 1 kg, g का मान 10 h बराबर 0.9, और जब इसे 0.9 की ऊंचाई से गिरने दिया जाता है तो हाफ mv स्क्वायर या फिर v बराबर अंडर रूट 2gh, 2 इंटू g इंटू h, कितना हो गया, 9 गुणा 2 18, आंसर आ गया, हाँ या ना। बात सही है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, बोलो भाई। चलो ठीक है,
नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, गलती करोगे वो ऑप्शन भी उपलब्ध है। चलो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं थोड़ा क्या है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 है, m द्रव्यमान का एक गुटका जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है, h ऊंचाई से स्प्रिंग के नियतांक वाली स्प्रिंग पर गिराया जाता है। यदि स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न x है, तब देखो सब सॉल्व करो फटाफट से। आप में से आधे लोग तो फर्स्ट आंसर सोच चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट आंसर आप में से आधे लोग सोच चुके हैं। अधिकतम संपीड़न माना यहां पे आता है, यहां पे तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसी हो गई, ब्लॉक यहां पे पहुंच गया। तो चाहो U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2 लगा दो, चाहो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दो। चलो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाते हैं। कुल किया गया कार्य K फाइनल माइनस K इनिशियल, कुल किया गया कार्य की अगर मैं बात करूं तो कार्य कौन कौन करेगा, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटी कहां से कहां तक कार्य करेगी, यहां से लेकर यहां तक, जबकि स्प्रिंग कहां से कहां तक कार्य करेगी, यहां से यहां तक। माना ये x है, तो ध्यान से देखो ग्रेविटी, फर्स्ट ऑप्शन में ग्रेविटी ये कार्य कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ग्रेविटी कार्य करेगी, नीचे mg लग रहा है, ब्लॉक भी नीचे ही आ रहा है, ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, और कितना mg h प्लस x। अंतिम गति स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य हाफ के एक्स स्क्वायर। अंतिम गतिज ऊर्जा रेस्ट, प्रारंभिक रेस्ट, आंसर आ गया ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन का, बता रहा हूं मैं, गलत कर दोगे, पढ़ लो। अगला प्रश्न ध्यान से देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं AIEEE में आया हुआ, मतलब जेई मेंस की हम बात करें उस टाइप की AIEEE में आया हुआ एक क्वेश्चन। ठीक है, AIEEE में आया हुआ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आपको पता है AIEEE जेई मेन नीट का क्या रिलेशन है? जेई मेन और AIEEE में जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है तो 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नीट की एग्जाम में आ गए हों। 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं नीट की एग्जाम में आ गए हों। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्लास में बार बार बोलता हूं कि बच्चों एक काम करो, तुम लोग AIEEE और जेई मेन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, नॉट 2020। जेई मेन 2020 के सॉल्व मत करना। क्यों? क्योंकि जेई मेन 2020 का पेपर डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको पता होगा 25 क्वेश्चंस कर दिए थे। तो जेई मेन 2019 तक के पेपर्स आप सॉल्व कर लो, अगर फ्री बैठे हो तो। फ्री तो बैठना ही नहीं है, अगर टाइम है तो जेई मेन के और AIEEE के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। नीट का और AIEEE का लेवल लगभग सेम होता है, थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, बस। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान से। m द्रव्यमान का एक गुटका जो घर्षणहीन क्षैतिज सतह पर गति कर रहा है, K स्प्रिंग नियतांक की एक स्प्रिंग से टकराता है और इसे L दूरी तक संपीड़ित कर देता है। ये L दूरी तक संपीड़ित हो गई। संघट के पश्चात गुटके का अधिकतम संवेग कितना होगा? देखो, अगर मैं बात करूं इसका वेग v है, तो जैसे ही ये स्प्रिंग से टकराएगा इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगेगी। और क्या होगा,
इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण यह होगा कि इसका वेग धीरे धीरे घटेगा, वेग घटेगा तो संवेग घटेगा। अब वो तो पूछ रहा है संगत के बाद बताओ अधिकतम संवेग कितना होगा। अरे संवेग तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर यहां तक पहुंचता पहुंचता जीरो हो गया। यहां पे घर्षणहीन सतह है, ये रुकेगा थोड़ी, यहां पे वापस आएगा। और जैसे ही स्प्रिंग में संचित पूरी की पूरी ऊर्जा इस ब्लॉक को मिल जाएगी, उसका वेग अधिकतम हो जाएगा। मतलब यहां पे जैसे ही वो आएगा उसका वेग वापस से अधिकतम हो जाएगा। और वो कितना होगा? जब एनर्जी लॉस ही नहीं है, कहीं पे घर्षण ही नहीं है, तो वापस वेग v होगा। इसका मतलब संवेग, अधिकतम संवेग कितना है बेटा? यही है। बोल रहा है कि इसको L लंबाई तक संपीड़ित कर देता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा, ये संवेग m इंटू वी स्क्वायर, m जो ऊपर नीचे गुणा किए तो m p स्क्वायर बटे m, ये कुछ बचता है यहां पे, बराबर KL स्क्वायर। तो p का मान कितना आ गया? अंडर रूट mk गुणा l, ये आ गया अधिकतम संवेग। अब बचते कई बच्चे क्या होंगे, इसमें अवकलन लगा देंगे कि जीरो कर दो, माना इस समय इतना है तो जीरो कर। अरे यार ऐसे थोड़ी होगा यार, समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम आते हैं शक्ति के प्रश्नों पे। ठीक है, अब हम आते हैं शक्ति के प्रश्नों पे। शक्ति देखो, क्वेश्चन नंबर 19, सारे टॉपिक आ गए, सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखें। एक साइकिल सवार 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है जिसकी ढलान 20 में 1 है। देखो ढलान 20 में 1, जब भी ये चीज आपको बोल दे, नक्कल कौन नहीं दिया हुआ, जब भी ये चीज आपको बोल दे आप क्या करेंगे? साइन थीटा बराबर 1/20 ये दिया हुआ है। मतलब ऐसे चल रहा है साइकिल सवार। अब बेटा साइकिल तो बनानी आती नहीं, यही मान लो। ऐसे क्या बोल रहा है, किस वेग से चल रहा है बेटा? 7.2 kmph। साइकिल और साइकिल का सवार का कुल द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। साइकिल सवार की शक्ति कितनी होगी? अब ध्यान से सुनो, वापस से ऐसा क्वेश्चन याद करो, मैंने वापस से बोला था, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, सीढ़ियों पे व्यक्ति चढ़ रहा है तो क्या होगा, तो वहां पे कार्य पूछा था, यहां पे ये पूछा है साइकिल सवार किसके खिलाफ ऊपर जा रहा होगा? कौन रोक रहा है इसको? ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल रोक रहा है। तो अगर इसको नियत चाल से ऊपर की ओर चढ़ना है तो इसको जितना बल यहां लग रहा है mg sin थीटा, उतना ही बल इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो साइकिल सवार को ये चीज अपने आप में करनी पड़ेगी, उतना ही बल ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, साइकिल सवार की शक्ति कितनी होगी? तो साइकिल सवार की शक्ति P बराबर F गुणा V। F कितना? mg sin थीटा गुणा V। बात समझ में आ गई ना? शक्ति वाले प्रश्नों में इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब बच्चा क्या सोच रहा है? बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये शक्ति ऋणात्मक कैसे हो सकती है, बल तो इधर लग रहा है और वेग इस तरफ है। अरे शक्ति ऋणात्मक कैसे हो गई? नहीं हुई, व्यक्ति ने ऊपर चढ़ने के लिए इतने इस बल के बराबर ऊपर की दिशा में बल लगाया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको? इसलिए मैं बोल रहा हूं m का मान कितना हो गया बेटा? 100। g का मान कितना हो गया? 10 sin थीटा 1/20 और v। ये देखो, अब एक चीज और गलती आप कर जाते हो यहां पे, ये हम किस में लिख रहे हैं? MKS पद्धति में। और MKS पद्धति में क्या आता है? मीटर आता है, सेकंड आता है, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा। तो गलती नहीं करनी है। 7.2 × 5/18। ये देखो, 1 0 तो हटाओ, 18 4 72 और 5 20, ये गया, आंसर आया 100 वाट। आंसर आ गया 100 वाट।
ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, ध्यान से सुनो, एक और क्वेश्चन आते हैं क्या, जैसे पानी की मोटर को खाली करना, मोटर से खाली करना, तो वहां पे भी मोटर जो बल लगा रही है, मोटर क्यों, किसके खिलाफ कार्य कर रही है, नीचे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, पानी ऊपर जा रहा है, अगर मोटर बंद कर देंगे नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है। तो मोटर किसके खिलाफ कार्य कर रही है, mg के खिलाफ, तो किया गया कार्य mgh आ जाएगा। और अगर उसका वेग और आ जाए तो v² हाफ mv² और आ जाएगा, गतिज ऊर्जा और प्रदान कर रही है उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 20, 12 HP की एक मोटर 8 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाई जा रही है। पावर कितनी, 12 HP, मतलब 12 गुणा 746। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग में लाई जा रही है। यदि इस मोटर को 10 दिन तक उपयोग में लाया जाए तो 50 पैसे प्रति किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर के कितने पैसे लग रहे हैं, 50 पैसे। तो कितना, ठीक है, कितना खर्चा आएगा। तो देखो पहले मैं, ये एनर्जी है ना, वाट गुणा घंटा एनर्जी है, तो पहले इसके एनर्जी निकाले थे, 1 गुणा 10⁻³ वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड, घंटे का मतलब सेकंड में बदल लो उसको, कितनी एनर्जी, जूल, 60 गुणा 60 जूल प्रति जूल के इतने पैसे लगते हैं, 50 पैसे। तो 1 जूल के कितने पैसे लगे, 50 बटे 10⁻³ गुणा 60 गुणा 60, इतने पैसे लगे, इतने पैसे लगे 1 जूल के। तो इतनी, इसके कितने पैसे लगे, टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई है, शक्ति गुणा समय, हाँ है ना, तो शक्ति गुणा समय, और समय कितना है बेटा, 8 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक। तो पहले तो ये शक्ति हो गई 12 गुणा 746 वाट, ठीक है, गुणा ये शक्ति हो गई, जूल प्रति सेकंड में बदल लिया मैंने हॉर्स पावर को, 8 घंटे एनर्जी, शक्ति गुणा समय एनर्जी, 8 घंटे, 8 घंटे 60 गुणा 60, 10 दिन तक, ये एनर्जी हो गई बेटा। तो रख दो, इतनी एनर्जी के कितने पैसे लगेंगे, इस एनर्जी से गुणा कर दो, आंसर कितना आ गया, टोटल कुल खर्चा कितना आया, ध्यान से देखो, कुल खर्चा 12 गुणा 746 गुणा 8 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 10 बटे गुणा 50 बटे 10⁻³ मतलब 1000 गुणा 60 गुणा 60। अच्छा ये पैसे में आए ना, तो रुपया के लिए 100 से भाग और दे देते हैं, सॉल्व करो इसको। अब देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बच्चों आपको करनी पड़ेगी। ये देखो 60 गुणा 60 से 60 गुणा 60 गया, यहां पे मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं की, कहीं आप लोग यहीं पे कैलकुलेशन कर पूरा के बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता था जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी टर्म्स ऐसी होगी जो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए मैंने ये गलती नहीं की। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये देखो 2 जीरो ये गए, अब इतना तो आपको गुणा भाग भाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है। आपको कितना, 12 गुणा 746 गुणा 8 गुणा 5 बटे 1000, 8 5 40 4, अब इसको बस एक ही गुणा करना है आपको, ज्यादा नहीं, 12 4 48 गुणा 746, केवल ये गुणा आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। 1000 है नीचे, ये गुणा आपको भाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये गुणा आप करो सॉल्व, आंसर इसका क्या आ जाएगा, आप करना सॉल्व। ठीक है,
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया, ये खर्चा वाला मोटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखें। एक 1250 केजी द्रव्यमान की एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड, और इस पर इसका इंजन कितनी शक्ति देता है बेटा? 30 किलोवाट। जब पृष्ठ के कारण प्रतिरोध 750 न्यूटन है, मतलब इसके कारण जो प्रतिरोध इसके खिलाफ लगेगा कितना? 750 न्यूटन। तो कार में कितना अधिकतम त्वरण दिया जा सकता है? तो ये त्वरण हो गया A। तो इस पर एक बल इस तरफ लग रहा है, और ये F किसके कारण है? इसके कारण। भाई इंजन की जो शक्ति है वही तो बल उत्पन्न कर रही होगी ना वहां पे, तो बल निकाल लेंगे। F का मान कितना आ गया? 30 किलो। P बटे V 30,000 न्यूटन। तो त्वरण को मैं कितना लिख सकता हूं? त्वरण लिख सकता हूं F माइनस प्रतिरोधी बटे द्रव्यमान। और द्रव्यमान कितना है बेटा? 1250। तो ये कितना आया? 1000 माइनस 750, 250 बटे 1250, मतलब 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। तो बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो हमने आज की क्लास में सारे तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं कार्य ऊर्जा शक्ति पर आधारित। नेक्स्ट क्लास में हम वृत्ताकार सर्कुलर मोशन पर बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना, ये मतलब कुल मिला के ये 4 लेक्चर आप कर लो, आपके 3 क्वेश्चन 100% पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और क्वेश्चन इसके अलावा आएगा भी नहीं कहीं पे। जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको आज टीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, उनको आज टीपीपी मिल जाएगी, जिनका डिस्कशन ग्रुप पे ही होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे मैसेज कर दो। ग्रुप में वही लोग जुड़ेगा जो लेक्चर पूरा देखेगा, डीपीपी पूरी सॉल्व करेगा, केवल जिसको क्रैश कोर्स चाहिए। मजे के लिए ग्रुप में नहीं जुड़ना है भाई। ठीक है, तो मुझे मैसेज करो 8696987768 नंबर पे। ठीक है, तो अगर ग्रुप में जुड़ना है तो मुझे मैसेज करो। ठीक है, बात समझ में आ गई? और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वृत्ताकार गति पर क्वेश्चन सॉल्व, जिससे हमारे 3 क्वेश्चन 100% पक्के हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीट का क्रैश कोर्स करना है तो। ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।